5 अप्रैल के करंट अफेयर्स, इसमें करंट चीज़ें पढ़ेंगे कि न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। पहली बात तो इसमें वही है, सीएम को हटाने के लिए एलजी समक्ष अधिकार, जो सीएम है उनको अरेस्ट कर लिया गया है, उनको जेल में डाला गया है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो अपना पद है वो नहीं छोड़ा है। तो काफ़ी ये कहा जा रहा है, उनसे अनुरोध जो है किया जा रहा है कि इस चीज़ की सुनवाई हो और ये सब चीज़ें कही जाए ताकि मुख्यमंत्री जो है वो अपने पद से हटे, लेकिन उन्होंने अपने पद से अभी तक हटे नहीं है। क्योंकि इस तरीके से पहली बार ऐसा हुआ है कि मंत्री पद पर जो है कोई भी इस तरीके से कोई मुख्यमंत्री जेल में होने के बाद भी जो मुख्यमंत्री के पद पर अभी तक बैठा हुआ है के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पर पद से हटने का अनुरोध जो है वो करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई से बृहस्पति का इनकार कर दिया। और इस तरीके से जो बृहस्पतिवार को इस चीज़ पर सुनवाई होनी थी और उस चीज़ को सुनवाई को इनकार कर दिया गया है। गोल्ड में जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ है। गोल्ड के प्राइस में पहली बार इस तरीके से हुआ है कि गोल्ड जो है वो 70,000 से पार हो गया है एक चीज़। और अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण, अग्नि प्राइम जो एक परीक्षण किया गया उसमें काफ़ी एक सफल परीक्षण जो है ये रहा है। जो भारत ने उड़ीसा के तट पर जो है इस द्वीप से एक नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक जो है वो परीक्षण किया है। और जो परीक्षण काफ़ी अच्छा जो रहा है अग्नि प्राइम, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत का यही एक लक्ष्य रहा है, भारत का लक्ष्य रहा है कि यह अपने आप को एक रक्षा की चीज़ में, जो सिक्योरिटी के मामले में अपने आप को एक काफ़ी अच्छा जो है वो देश बनाए ताकि दूसरे देशों पर निर्भर होने की ज़रूरत ना रहे। इस वजह से काफ़ी जो परीक्षण किए जा रहे हैं और बहुत अच्छी बात है जो एक सफलतापूर्वक ये परीक्षण रहा है। न्यूज़पेपर में एक इमेज दिखाई गई है जिसमें इस इमेज में ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो बीजेपी की पार्टी में जा रहा है तो वो इस वॉशिंग मशीन की तरह, जैसे इसमें बताया गया, कोई भी जाएगा तो वो इसमें साफ होकर निकलेगा, बीजेपी की पार्टी में वो साफ होकर निकलेगा। तो इसमें लिखा गया है मित्रों भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन लूँगा। तो यही है इस पिक्चर का मतलब। जो भारतीय दंड संहिता 1860 में थी वो अब भारतीय न्याय संहिता 2023 हो जाएगी। जो पहले की जो दंड संहिता थी जो कि 1860 को अब भारतीय न्याय संहिता 2023 द्वारा प्रतिस्थापित उनको किया जाएगा। अब इसमें जो था 1 जुलाई 2024 को जो तय किया गया था, जिस दिन 3 आपराधिक कानूनों के प्रावधान लागू हुए थे, तो उसी तरीके से ये चीज़ें होंगी। 11वीं 12वीं की परीक्षा में बढ़ेंगे दक्षता आधारित प्रश्न। पहले क्या होता था कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे 11-12 के एग्ज़ाम्स में, तो उसमें और अभी तक भी ये सब चीज़ें रही हैं कि इनमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। पहले बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ाई का जो है स्ट्रक्चर वो चेंज हुआ, उस हिसाब से जो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन से हटकर थोड़े से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाने लगे। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि 11वीं 12वीं में और भी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, जिससे कि जो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो और भी ज़्यादा कम हो जाएंगे। जिससे व्यक्ति, जो बच्चा है, जो छात्र है, उसके बारे में पता चलेगा कि जो छात्र है वो सही में ही जो है अपने मतलब अच्छे से जो पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है। उससे क्या होगा कि जैसे कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि जो बच्चा है वो अपने दिमाग से चीज़ों का जवाबों का आंसर देता है, ना कि जैसे किसी भी चीज़ को याद करके। जैसे हमने कोई चीज़ें पढ़ी हैं तो उसके हिसाब से जो क्वेश्चन है उसको घुमा कर क्वेश्चन होता है, लेकिन इनडायरेक्टली पूछा जाता है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होता है, उस हिसाब से क्वेश्चंस और भी ज़्यादा पूछे जाया करेंगे। और इसमें कहा जाता है कि जैसे कि कोई भी, और इसमें जो दक्षता आधारित प्रश्नों का जो प्रतिशत है वो 40 से बढ़कर अब 50 कर दिया जाएगा, लेकिन जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे उनको, उनके प्रतिशत को 40 से घटाकर 30 कर दिया जाएगा। और ये बहुत एक अच्छी बात है, क्योंकि अभी जैसे जैसे ट्रेंड जो है, जो बच्चे अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए तो डिफ़िकल्टीज़ ये है क्रिएट करेगा, क्योंकि उनका जो माइंड सेट है वो उस हिसाब से बना गया हुआ है कि थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से, कि चीज़ों को याद करके उन चीज़ों का जवाब आंसर देना। लेकिन जब नए नए बच्चे जब जिस तरीके से आएंगे, जैसे स्टार्टिंग से जब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए इस तरीके की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, जिस तरीके से उनका एक लेवल इस तरीके से सेट हो जाएगा, जिससे बढ़िया बच्चे जो होंगे वो अपने दिमाग से, माइंड से चीज़ों का आंसर देना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि कोई भी चीज़ को किस तरीके से, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम में ही देखो तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको घुमा फिरा कर चीज़ों को पूछा जाता है इस तरीके से। इससे ये पता चलेगा कि जो छात्र है वो वास्तविक जीवन में इन अवधारणा को कितना जो है वो समझ पा रहा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार से गेहूं खरीद को 7 गुना करने का लक्ष्य जो है वो लगाया गया है। और गेहूं की जो खरीद है वो आमतौर पर AFCI जो है AFCI जो है
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार से गेहूं खरीद को 7 गुना करने का जो है वो लक्ष्य तय किया जा रहा है। और गेहूं की खरीद आमतौर पर एफसीआई और राज्य एजेंसियों द्वारा की जाती है। जो आपका गेहूं है उसकी खरीद को आमतौर पर एफसीआई, जो कहते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो है वो तय करता है, और राज्य एजेंसियां द्वारा तय की जाती है, जिसमें कंट्रीब्यूशन दोनों का होता है, एफसीआई का भी और राज्य एजेंसियों का भी इसमें कंट्रीब्यूशन दोनों का होता है। और सेंसेक्स 351 जो है वो अंक बढ़ा है, सेंसेक्स में उछाल आया, उच्च स्तर पर सेंसेक्स जो है वो बढ़ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आयात से निर्यातक बना। अब हमारा जो भारत था वो पहले क्या था ज़्यादातर हमारा जो भारत ज़्यादातर चीज़ों से, देशों से क्या चीज़ें करता था, आयात करता था। लेकिन अब जो हमारे भारत का जो कदम है वो एक निर्यातक की तरफ, जिसको कहते हैं सेल्फ इंडिपेंडेंस, और निर्यातक जिसको कहा जाता है इम्पोर्टर से लेकर अब ये एक्सपोर्टर जो है वो हमारा भारत बनता जा रहा है। और काफ़ी सारे चीज़ों में जो है वो एक सेल्फ इंडिपेंडेंस जो है वो बन चुका है, जिससे कि हमारी जो निर्भरता दूसरे देशों के ऊपर जो खत्म होती जा रही है। आज़ादी के बाद ऐसा हुआ था कि जो भारत है वो लगातार रक्षा सजा सामान का आयातक देश बन रहा था। बाहर से ही जो रक्षा की चीज़ें हैं, बाहर से इक्विपमेंट्स वगैरह वो बाहर से मंगाए जाते थे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट ना होने की वजह से हम जो चीज़ें हैं ज़्यादातर बाहर से ही मंगाए जाते थे, और ज़्यादा बाहर के देशों पर एडवांस टेक्नोलॉजी होने की वजह से बाहर से ज़्यादातर चीज़ें जो है वो मंगाई जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, जो देश है और जो सरकार है वो अब इन सब चीज़ों की तरफ जो है वो ध्यान दी जा रही है, क्योंकि उस टाइम पे इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि एक तो तनाव था, पाकिस्तान से चीन से तनाव था, और उसके बाद हमारा जो देश था वो इतना ज़्यादा फूड के मामले में भी बहुत ज़्यादा पीछे था, और कंडीशन जो थी वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी। लेकिन अब इन सब कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद, ज़्यादा पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन अभी भी उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ठीक होने के बाद अब जो इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, तो हमारा जो देश है वो इन सब चीज़ों आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमेशा अब अपनी तरफ जो है वो कदम बढ़ा रहा है। और इन सब चीज़ों के ऊपर जब वो पहले बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था, लेकिन हम चीज़ों के ऊपर डिपेंड होना इसने बहुत कम कर दिया, और अब जो है वो एक इम्पोर्टर की जगह वो एक एक्सपोर्टर जो है वो बन रहा है। लेकिन अब जो और आज के टाइम पे देखा जाए तो भारत अब जो आयातक, भारत डिफेंस क्षेत्र में जो है वो एक निर्यातक बन चुका है डिफेंस के मामले में, जिसको कहते हैं सिक्योरिटी इक्विपमेंट के मामले में, डिफेंस के मामले में। अब जो भारत जो पहले एक आयातक था, वो दूसरे देशों से चीज़ें आयात करता था, अब वो क्या बन चुका है, एक निर्यातक बन चुका है, एक एक्सपोर्टर बन चुका है इन चीज़ों का। और भारत ने बहुत सारे देशों को इन सब चीज़ों का एक्सपोर्ट भी किया है, और जो उन देशों को भी किया है जो काफ़ी एक मतलब अच्छे देश है इन सब चीज़ों के मामले में, डिफेंस के मामले में। उन देशों को भी भारत ने इक्विपमेंट जो है वो भेजे गए। रक्षा मंत्रालय ने भारत के रक्षा विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सारे पहल किए हैं, और भी बहुत ज़्यादा इसकी तरफ और भी ज़्यादा बहुत ध्यान जो है दिया जा रहा है, जिससे कि हमारा जो इंडिया है वो है, भारत जो है वो इन तरफ और भी ज़्यादा अपने कदम जो है बढ़ाए, जिससे कि हम और भी इस तरफ ध्यान दिया जा सके। रक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी और विदेशी निवेश की अनुमति, और इसके निवेश के साथ साथ और विदेशी निवेश की जो है वो भी अनुमति दी गई है, और इससे निवेश के साथ साथ तकनीक हासिल करने की सुविधा भी बढ़ी, और रोजगार के नए अवसरों का सृजन भी हुआ। अब क्या होगा कि भाई बाहर से चीज़ें जो मंगाई जा रही थी, जब इंडिया में ही जब ये चीज़ें बनेगी तो रोजगार का भी सृजन होगा। जो व्यक्ति जो बाहर भी काम करने के लिए जाते थे, बाहर नौकरियों के क्षेत्र में जाते थे काम ढूंढने, अब क्या होगा इससे कि हमारे ही देश में ये सब चीज़ें जब बनेगी तो हम उत्पादक भी होगा, और ये क्या होगी, रोजगार भी जो है वो भी बढ़ेगा, और जो बेरोजगारी थी वो भी घटती चली जाएगी। और ये निर्यात है, ये लगाया जा सकता है कि जो निर्यात में जो 60% जो है योगदान है वो निजी क्षेत्र का, और जो 40% जो जिम्मेदारी वो हमारे रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपकरणों की है, और जिनकी खरीद देश से हो सकती है, यानी उसका आयात नहीं किया जा सकता है। मतलब सरकार ने ये सोचा कि सरकार ये कहते हैं कि जिन भी चीज़ों को हम अपने देश में ही बना सकते हैं, रक्षा विनिर्माण कर सकते हैं, उन चीज़ों को बाहर से खरीदने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, और अपने ही देश में उन चीज़ों का उत्पादन करना चाहिए। जिससे क्या होगा, इस निर्णय का दूसरा सकारात्मक पहलू ये है कि देश में ही खरीद कर हम बहुमूल्य विदेशी मुद्रा जो है बचा सकते हैं। हम जो चीज़ें बाहर से खरीद कर अपने विदेशी मूल्यों को एक्सपेंड करते थे, खर्चा करते थे, अब उन विदेशी मूल्यों को हम बचाएंगे, और आयात पर हमारी जो निर्भरता थी वो भी घट जाएगी, और उत्पादन का भी प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे कि हमारी जो चीज़ें हैं वो यहीं पर देश में बनाई जा सकी। और इस प्रयासों से विभिन्न देशों में भारतीय रक्षा उत्पादों के प्रति भरोसा भी बढ़ा है।
और मोदी सरकार का जो लक्ष्य है भारत को शीर्ष हथियार निर्यातक देशों में शामिल करना है। जो भारत का जो लक्ष्य है, जो मोदी सरकार का जो लक्ष्य है, उनका लक्ष्य क्या है कि अपने भारत को शीर्ष हथियार निर्यातक देशों में शामिल करना है, जिससे कि शीर्ष हथियार निर्यातक देशों में मतलब ये है कि एक उच्चतम स्तर के जो हथियार है वो भारत जो है वो निर्यात करने के देशों में शामिल होगा। और अभी तक भारत ने काफ़ी सारे देशों में इस सब तरीके की चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट भी की हैं। भारत ने जैसे कि गोला बारूद जो है वो सब चीज़ें एक्सपोर्ट जो है वो करनी शुरू कर दी है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया, जापान और इजराइल, ब्राज़ील सहित 34 देशों को बुलेट प्रूफ जैकेट्स दी हैं अभी तक, और 10 देशों में भारत ने गोला बारूद जो है वो भी एक्सपोर्ट किए हैं। जबकि भारत ने मॉरिशस, सेशेल्स और मालदीव्स को फास्ट इंटरसेप्टर नौकाओं का भी निर्यात किया है। और ये भी कि भारत अपने स्वदेशी तेजस मल्टी रोल लड़ाकू जेट बेचने के लिए कम से कम 3 देशों के साथ अभी भी बातचीत कर रहा है। और वह दिन दूर नहीं जब भारत रक्षा उत्पादन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। एनजीओ पर सख्ती, जिसको कहते हैं एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। सरकारी संगठन जो है वो काफ़ी अच्छा जो है काम भी करते हैं, लेकिन उन पर यह कहा जा रहा है, एक टॉपिक बस में बताया गया है कि एनजीओ पर सख्ती, कि भाई ऐसी क्या चीज़ें हो गई जो एनजीओ के ऊपर सख्ती जो है वो लगाई जा रही है। चलो इसमें देखते हैं कि जो एनजीओ है वो समाज में गरीबी सहायता, न्यायहीनता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता और अन्य सेवाओं को देखते रहे। मतलब ये है कि जो एनजीओ है वो बहुत अच्छे काम भी जो है वो करते हैं। एनजीओ जो है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये गैर सरकारी संगठन होते हैं, जिसमें क्या होता है गवर्नमेंट का रोल नहीं होता। वो एक संगठन जो है वो लोगों के द्वारा वो बनाया जाता है। इसमें जैसे भी किसी भी लोगों से मतलब कि भाई हम इस तरफ से काम कर रहे हैं, जैसे किसी जब मानो बच्चों की एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, चिल्ड्रंस एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो काफ़ी सारे लोग हैं जो इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। सोशल वेलफेयर के लिए जो लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं वो इन एनजीओज में कंट्रीब्यूट करते हैं, और जिससे कि जो एनजीओ है वो इस तरीके की और मतलब चीज़ें करते हैं जिससे कि ज़्यादातर लोग जो हैं उनके एनजीओज की तरफ अट्रैक्ट होके और इन बच्चों की तरफ जो है वो इनमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करें। और जो एनजीओ हैं वो काफ़ी अच्छा भी काम करती हैं। इन बच्चों की तरफ जो है जब कंट्रीब्यूशन किया जाता है तो इन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना, एनजीओ इस तरीके का काम करती है, जिससे में शिक्षा भी आ जाती है, स्वास्थ्य भी आ जाता है, गरीबी भी आ जाती है, इन सब लोगों का हेल्प भी करती है और इन सब चीज़ों की तरफ योगदान भी देती है। लेकिन एनजीओ सरकारी और सामुदायिक संस्थाओं के साथ सहयोग करते हैं और मिलजुल कर समाज की सेवा करते हैं। एनजीओ आम जनता की आवाज़ बढ़ाने का भी महत्वपूर्ण जो है वो काम करते हैं, जिससे जो नॉर्मल पर्सन होता है, आम जनता, उनके साथ अगर एनजीओ में वो अपने साथ में वो काम करते हैं तो आम जनता की भी आवाज़ बढ़ाने का वो एक काम करता है, और वह सामाजिक समस्या और अन्य मुद्दे पर जागरूकता फैलाता है ताकि लोग अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। लेकिन ये अभी तक ये सब चीज़ें, लेकिन पिछले कुछ टाइम से ये ऐसा देखा जा रहा है, भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में अनुदान प्राप्त गैर सरकारी संगठनों ने अपना प्रभाव छोड़ा है। मतलब ये है कि जब इनके तरफ कुछ इस तरीके से चीज़ें देखी गई हैं कि इनमें काफ़ी सारे लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी होता है इसमें, लेकिन एनजीओज में कुछ इस तरीके से प्रभाव देखा गया है कि वो अपने इन सोशल वेलफेयर की कामों की जगह कुछ और भी काफ़ी अलग तरीके के जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के ऊपर जो है वो सख्ती लगाई जा रही है। तो इसमें हम देखेंगे कि आज के माहौल में जो एनजीओ है इतने ताकतवर कैसे बन गए, कि आज अगर देखा जाए तो अगर जो एनजीओ है वो आज के देश के बड़े बड़े नाम किसी न किसी प्रमुख एनजीओ के मालिक हैं, यानी अध्यक्ष, सदस्य और मानक सदस्य और सलाहकार आदि पदों पर शोभिमान है। लेकिन अगर देखा जाए तो इनका जो लेवल है वो इतने ताकतवर कैसे बन गए। जो एनजीओ है वो मतलब सभी एनजीओ में काली भेड़े घुसपैठ कर चुकी है। मतलब ये कहा जा रहा है, इस लाइन से ये मतलब है कि अभी भी इनमें काफ़ी ज़्यादा करप्शन जो है वो इन सब तरीके की चीज़ें, और काली भेड़ घुसपैठ का मतलब है काफ़ी इन चीज़ों में भी गड़बड़ जो है वो देखी जा रही है। कुछ ने समाज में बेहतरीन भूमिका निभाई है, कुछ एनजीओ जिन्होंने काफ़ी जो है वो अच्छा काम किया है, लेकिन नामी गिरामी एनजीओ को विदेशी से भारी भरकम भी चंदा मिलता है। ये कहा जा रहा है कि जो कुछ अच्छे एनजीओ है, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, इनको बाहर से भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन मतलब ये है कि जो है बाहर से भी कंट्रीब्यूशन इनको मिलता है, बाहर से भी फंडिंग जो है वो मिलती है। काफ़ी जो बड़े बड़े देश हैं, वो बाहर के जो देश हैं वो इनमें जो है जैसे अमेरिका और यूरोप है, इन काफ़ी देशों से भी इनको फाउंडेशन जो है वो मिलता है, फंडिंग जो है वो इनको मिलती है। लेकिन जो एनजीओ है, एनजीओ से इस जुड़े हुए विदेशों से चंदा लेकर इनका इस्तेमाल अपने निजी हितों के लिए करता है। लेकिन ये देखा जा रहा है जो फंडिंग जो इनको मिलती है, तो क्या ये जो फंडिंग जो मिलती है, जो बाहर के देश जो इनको फंडिंग देते हैं, क्या वो सच्ची में सोशल वेलफेयर के लिए देते हैं? और क्या जो इनको जब फंडिंग मिलती है इतनी ज़्यादा, तो क्या ये सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए ही इस्तेमाल की जाती है? तो इन सब चीज़ों का खुलासा जो है वो किया जा रहा है और इन्हीं के ऊपर सख्ताई जो है वो लगाई जा रही है।
गृह मंत्रालय ने अब विदेशी अंशदान अधिनियम, जिसको कहते हैं FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के लिए इन एनजीओ ने जब उल्लंघन किया के लिए 5 गैर सरकारी संगठनों को कहते हैं NGO का FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत पंजीकरण रद्द कर दिया गया। इनका पंजीकरण जो है वो रद्द कर दिया गया है, ताकि जिससे क्या होगा, जो NGO हैं ये जिनके रद्द कर दिया गया है वो विदेशों से फंड नहीं प्राप्त कर पाएंगे और ना ही मौजूदा उपलब्ध धन का इस्तेमाल जो है वो कर पाएंगे। जो इनके पास धन जो है वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या देखा जा रहा है कि खातों में धन का स्रोत ब्यौरा और विदेशी का घरेलू धनों से प्राप्त धन की उपयोग कैसे जो है वो किया गया, यह दिखाना होता है। लेकिन जब इनके पास जितना जो स्रोत है वो जब इनके पास जितना जो मनी है, धन का स्रोत है, ब्यौरा जो है विदेशी का घरेलू धन का उपयोग ये दिखाया जाता है कि भाई किस तरीके से वो कितना कंट्रीब्यूशन कहाँ कर रहे हैं, कहाँ से कितना है, ये सब चीज़ों का ब्यौरा जो है इनको दिखाया जाता है। लेकिन वास्तविक माह में देखा जा रहा है तो एनजीओ के द्वारा इस तरीके का काम नहीं किया जा रहा। जो ब्यौरा है इनके द्वारा नहीं दिया जा रहा कि कहाँ से कितना धन मिल रहा है और कहाँ पर कितना लगाया जा रहा है। कई एनजीओ धर्म परिवर्तन और ब्लैक मनी को वाइट करने के धंधे में लिप्त हो गए और काफ़ी सारे एनजीओ को देखा जा रहा है कि वो धर्म को परिवर्तन करने में, जो रिलीजन्स को धर्म को परिवर्तन करने में और जो अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के धंधे में जो है लिप्त हो गए। तो देश में 17 जुलाई 2023 तक वैध FCRA लाइसेंस वाले 16,301 एजेंसियां थी। केंद्र ने कानून के उल्लंघन के लिए पिछले 5 वर्षों में 6,600 से अधिक गैर सरकारी संगठनों के FCRA लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिए। तो कितनी एजेंसियां थी? 16,301 और 6,600 से अधिक गैर NGOs के लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिए गए थे। लेकिन अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि भाई कि जो इतने जो NGO है उनको फंड देने वाले क्या उनसे अपने गुप्त एजेंटों पर काम करवाते हैं? भाई जब इनको इतनी ज़्यादा जो है वो फंडिंग मिलती है तो क्या वो सही में सोशल वेलफेयर के लिए मिलती है या भाई अपना काम निकलवाने के लिए होती है? और NGO के धंधे के सफ़ेद स्याह जो पहलू है वो क्या है? लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भाई जो इतनी ज़्यादा जो इनको फंडिंग मिलती है वो सही में सोशल वेलफेयर के लिए मिलती है। लेकिन गुप्त काम कुछ और ही होते हैं इनके। कौन नहीं जानता कि तमिलनाडु के कुंडुकुलम और महाराष्ट्र के जीतापुर में परमाणु संयंत्र स्थापित करने के विरोध में चले आंदोलन के पीछे NGO की भूमिका थी। वही काफ़ी सारे जो इस तरीके से धर्मांतरण और काफ़ी जो इस तरीके से लोगों का भड़काव जो है जो देखा जाता है, इसलिए तमिलनाडु में कुछ इस तरीके से कुछ चीज़ें हुई थी। तो इसमें देखा गया है कि जो परमाणु संयंत्रण था, इनमें यही देखा गया है कि जो इनके पीछे किस चीज़ का हाथ था, इनके पीछे कौन थे? NGO की भूमिका रही थी। तो कुछ NGO ने धर्मांतरण को बढ़ावा दिया, माओवादी की गतिविधियों के लिए धन दिया और इन सब NGO का यही जो था, कुछ NGO का इस तरीके का काम देखा गया है। जैसे विरोध प्रदर्शन और दुष्प्रचार के लिए भारी पैसा जो है वो इनको मिलता है। तो ऐसे में सारा काम 100% ईमानदारी से हो, इसकी कोई भी संभावना कमी दिखाई देती है। तो गैर सरकारी संगठनों के लिए महत्वपूर्ण है कि ना केवल पे अपने काम बल्कि अपनी वित्तीय स्थिति में भी उच्च स्तर की पारदर्शिता हासिल करें। तो ये देखा जा रहा है कि NGO में ये देखा गया था कि जो बाहर से इनको कंट्रीब्यूशन मिलता था वो सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए नहीं, काफ़ी अलग तरीके के कामों के लिए भी मिलता था और इस तरीके के काम जो है वो NGO में भी इन तरीके का कंट्रीब्यूशन देखा गया, जिसकी वजह से इनके जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिए गए ताकि देश में शांति बनाए रहे और इन सब इस तरीके की चीज़ें की गई। तो यही चीज़ें कही जा सकती है, जो गैर सरकारी संगठन है वो अपना कार्य अच्छे से करें और जिस तरीके का भाई इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई गई है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लोगों के वेलफेयर के लिए, तो लोगों के वेलफेयर का ही ये कार्य करें। और इन सरकारी की अपनी आय, जो नॉन NGO हैं उनको अपनी आय और व्यय को सार्वजनिक जांच के लिए खुला रखने की जो है आवश्यकता है, ताकि इनको ताकि ये पता चलता रहे कि भाई इनके जो इनकम है और जो इनका एक्सपेंडिचर है वो किस तरीके से कैसे हो रहा है और इनकम कहाँ से आ रही है। और यही कि ये देखा जा सकता है कि साथ ही सरकार के लिए यह महसूस करना चाहिए, सरकार को ये महसूस करना चाहिए कि जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार विचारों और संसाधनों का सहज आदान प्रदान वैश्विक समुदायों के कामकाज के लिए आवश्यक है और इसे तब तक उत्साहित नहीं किया जाना चाहिए जब तक यह मानने का कारण ना हो कि धन का उपयोग अवैध गतिविधियों में सहायता के लिए किया जा रहा है।